हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीटेक पॉली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब एफ ट्रिपल ई अब तक आप लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ था। सेकेंड सेमेस्टर में जो एफ ट्रिपल ई सब्जेक्ट है वो आज से आपका स्टार्ट हो गया। आज आपका पहला लेक्चर होगा एफ ट्रिपल ई में, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का ओवरव्यू क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका ये सिलेबस है। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड देयर टाइप्स। आपको सिर्फ रजिस्टर और कैपेसिटर को पढ़ना नहीं है, उसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो कोई भी स्टूडेंट सिर्फ ऐसा मत सोच लेना रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर पढ़ लिए हो गया। सबके अलग अलग टाइप्स है, सभी टाइप्स आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या क्या पढ़ना है आपका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले तो हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पार्ट्स होते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दोनों सेमीकंडक्टर को वन बाय वन पढ़ेंगे। दोनों सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाद पढ़ना है आपको पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक फॉरवर्ड में होता है और एक रिवर्स में होता है। फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको जीनर डायोड। डायोड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो डायोड दिया होगा आपको वही पढ़ना है। नहीं तो डायोड बहुत सारे होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आपका आ जाता है जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, बहुत सारे डायोड आते हैं। उसके बाद पढ़ना है आपको एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। जिस डायोड को सिलेबस में मेंशन किया गया आपको वही डायोड पढ़ना है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है नेक्स्ट हेडिंग। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर आएगा और एनपीएन ट्रांजिस्टर आएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ये आपको 1 मार्क्स में भी आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए। उसमें पढ़ना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दोनों पढ़ना है। इन सब चीजों को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक अलग सेपरेट टॉपिक आ गया। ये टॉपिक सेपरेट है और ये सेपरेट है। तो मेरा यही कंसर्न रहेगा कि 2 लेक्चर में हम यहाँ से और यहाँ तक के टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ मैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि मिक्स नहीं होगा। इस वाले टॉपिक में मैं सेमीकंडक्टर नहीं मिक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इसको समझने का और पढ़ने का तरीका और सेमीकंडक्टर बिल्कुल अलग है। तो इसलिए अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने का स्ट्रेटजी मेरा यही रहेगा, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बता दी थी कि पढ़ाने का स्ट्रेटजी यही है। यूनिट 1 स्टार्ट किए, यूनिट 1 में आपको सभी चीज जितने भी सिलेबस में आपको दिया गया है वो चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं अभी भी बोल रही हूँ सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है सिलेबस से बाहर अगर पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना पढ़ाई करेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट आप ये दिमाग में मत रख लेना कि मैम ने चलो एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे मैंने बता दिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैम तो इतना ही बताई है, गूगल पे तो इतना दिया हुआ है, बुक्स में तो इतना दिया हुआ है। बुक्स टॉपिक सेम रहता है, मैं पहले भी बोली थी। टॉपिक आपको पॉलिटेक्निक से लेकर के बीटेक एमटेक तक सेम टॉपिक मिलेगा, बट उसमें कंटेंट चेंज होते हैं ना। आपको जिस लेवल में पढ़ना है उसी लेवल में बताया जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एमटेक वाला कंटेंट बता दूं, क्या करोगे जान करके आप? कोई प्रॉब्लम होगी ना आपको समझने में, तो समझने में डिफिकल्टीज। दूसरी बात, एग्जाम पे टाइम पे आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके सिलेबस में क्या है और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा स्किप करके रखना आप अपने दिमाग में। बाकी जो आपके लिए जरूरत था उतना मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। पढ़ाने का यही है, जैसे यूनिट 1 स्टार्ट हुआ, यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद आपका एक डाउट सेशन रखा जाएगा। यूनिट 1 आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा जिससे आप प्रिपेयर करके डाउट
कलेक्ट कर ले कि क्या डाउट हो गई आपको इस वाली यूनिट में, उस डाउट को वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डाउट डिस्कस करेंगे। दूसरा होगा कि उसमें यूनिट 1 से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको उसी टाइम पे यूनिट 1 में ही बता दिया जाएगा। यूनिट 1 में ही मैं बता दूंगी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग क्या बनेगा, क्योंकि ये पहला पेपर होगा ना ट्रिपल ई का, फर्स्ट बार ही पेपर होगा, तो अभी आप लोगों को खुद भी नहीं पता चलेगा कि 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 2.5 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 4 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होगी, 5 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। तो इस यूनिट से 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सभी क्वेश्चंस मैं इकट्ठा कर लूंगी। फिर 2 मार्क्स से क्वेश्चन एंड 2.5 मार्क्स से क्वेश्चन, ये तो डिस्कस कर लेंगे। 4 मार्क और 5 मार्क्स से क्वेश्चन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, जिससे कि आप यूनिट वाइज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कलेक्ट होते जाएगा। जैसे यूनिट कंप्लीट हुआ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरे सिलेबस के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वेट करते रहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मैं सब पूरे सिलेबस के लास्ट में अगर इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करूँ ना, आधा से ज्यादा तो कंटेंट ही आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा, इसमें पढ़ाए क्या थे, तो क्या फायदा डिस्कस करने से, फिर आपको याद करना पड़ेगा। साथ साथ करते चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसके इजिली आप सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस में एक्टिव कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट, देखिए एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। बेटर ये है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बताऊं। एक मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा आ गया आपका पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। अब एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। आपको कुछ नहीं याद रखना है, दोनों कंपोनेंट में सिंपल सा डिफरेंस है। जो कंपोनेंट एनर्जी को डिलीवर करता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दूसरे को एनर्जी प्रदान करता है, मतलब देता है, वो होता है एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, जो दूसरे के एनर्जी को यूज करता है, वो होता है आपका पैसिव कंपोनेंट। इसके पास खुद अपना एनर्जी नहीं होता, ये दूसरे के एनर्जी को यूज करके अपना वर्क कंप्लीट करता है, तो ये क्या आएगा आपका पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, जो दूसरे को एनर्जी डिलीवर करता है, दूसरे को एनर्जी देता है। सपोज करो ये क्या करेगा, दूसरे को एनर्जी डिलीवर करेगा। एक्टिव कंपोनेंट हो गया। एक्टिव कंपोनेंट को आप कहीं कहीं देखोगे एक्टिव एलिमेंट भी लिखा रहता है, तो आप परेशान मत हो जाना कि एक्टिव कंपोनेंट है वो एक्टिव एलिमेंट आ गया। नेम में बस यही है, एक्टिव कंपोनेंट बोल दीजिए, एक्टिव एलिमेंट बोल दीजिए। ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा, किसी अदर डिवाइस के लिए देगा। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है,
ये क्या करेगा, यूज करेगा, ये क्या करता है, दूसरे के एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैसिव कंपोनेंट हो गया। एक्टिव कंपोनेंट में क्या आ गया, जैसे आपका बैटरी हो गया ना, बैटरी क्या करता है, बैटरी जैसे चार्ज हो गया, अब वो दूसरे मोबाइल को डिलीवर करे, या ट्यूबलाइट ऑन कर लो, कोई भी फैन ऑन कर लो, ये सब क्या है, एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट में आ गया आपका, जो एनर्जी दूसरों को डिलीवर करता है, जैसे इन्वर्टर हो गया, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट क्या हो गया, लाइट, फैन, ट्यूबलाइट, माइक वगैरह सब जिसमें भी बैटरी का नहीं यूज किया गया है, वो सब क्या है, पैसिव कंपोनेंट है, जो दूसरे के यूज से चल रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि बैटरी भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, बिल्कुल चार्ज होता है, डेफिनेटली बैटरी को भी चार्जिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके तो रखता है, लॉन्ग टाइम तक डिलीवर करता है। एक बार आप सपोज करो इन्वर्टर चार्ज कर लिए, कम से कम 2 घंटे तो काम करेगा ही, 2 घंटे तक एनर्जी को डिलीवर किया, मतलब एनर्जी सप्लाई तो किया किसी को, भले ही वो किसी मतलब वो उसको भी चार्ज करना पड़ता, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसलिए वो एक्टिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, ये चार्ज नहीं स्टोर कर पाता, जैसे ट्यूबलाइट है, अभी जैसे ऑन है, स्विच ऑफ कर देंगे ये ऑफ हो जाएगा, फैन है, जब ऑन कर दो ऑन है, ऑफ कर दो ऑफ हो गया, ठीक है, वो उसमें चार्ज स्टोर नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि ट्यूबलाइट को ऑफ करने के बाद भी लाइट में आपको ग्लोइंग देती रहेगी, रोशनी रहेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या है, पैसिव कंपोनेंट हो गया, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट क्या हो गया, इन्वर्टर को चार्ज कर लिए, यूपीएस आ गया आपके अंदर, आपके मोबाइल का बैटरी हो गया, ये सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, ये चार्ज को स्टोर करके रखता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी आपको जब पैसिव कंपोनेंट पढ़ाएंगे उसमें आएगा कुछ ऐसा जिसमें स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि ये पैसिव कैसे है, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट आपको समझ में आ गया, सिंपल सी लैंग्वेज है। अब एक्टिव कंपोनेंट बता रहे थे ना अभी, सक्रिय घटक, ये जो बात मैं अभी समझाई हूँ वही बात यहाँ लिखा हुआ है। एक्टिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट जो सर्किट में लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी डिलीवर करता है, एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी को डिलीवर करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट। दूसरा आपको ये पॉइंट तो है ही, इसके बाद क्या है, एक्टिव कंपोनेंट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में एनर्जी को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ठीक है, एनर्जी को कंट्रोल करता है एंड लॉन्ग टाइम तक डिलीवर करता है, ये आपके फर्स्ट पॉइंट में है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या करता है, एनर्जी को देता है, करंट भी क्या करता है, करंट सप्लाई कर रहा है ना सर्किट में। डायोड और ट्रांजिस्टर ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है सर्किट में, इसलिए इस एलिमेंट को यूज कर लिए हैं एक्टिव कंपोनेंट में, ठीक है। डायोड और ट्रांजिस्टर ये सब कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि आप डायोड आ गया, डायोड क्या है, वन डायरेक्शन है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स का फिक्स होता है, ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, कि करंट के फ्लो को डायरेक्शन को बताता है और कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम ले लिए इसको पैसिव एक्टिव कंपोनेंट में, ठीक है। आप आई थिंक एक्टिव कंपोनेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सेम तरीके से पैसिव कंपोनेंट पढ़ना है। ये आ गया आपका पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। निष्क्रिय घटक, पैसिव कंपोनेंट में मैं अभी क्या बताई थी कि पैसिव कंपोनेंट वह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, दूसरे के एनर्जी को यूज करता है, एनर्जी को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी उसमें नहीं है, एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो वो कंपोनेंट क्या होगा आपका, पैसिव कंपोनेंट होगा। यही है यहाँ भी लिख रहा है, पैसिव कंपोनेंट जो सर्किट में एनर्जी को प्रदान करने की क्षमता नहीं, तो मतलब कैपेबल नहीं है सर्किट में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो सर्किट में एनर्जी को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं होता है। पॉइंट आप देखे होंगे, एक्टिव कंपोनेंट के जो भी डेफिनेशन है सेम पॉइंट, मतलब सेम लैंग्वेज में पैसिव कंपोनेंट के डेफिनेशन है, लैंग्वेज में सेम इसलिए रखी हूँ ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसका अलग लैंग्वेज कर देंगे, रिलेट करके लैंग्वेज किए हैं, लैंग्वेज रिलेट रहने से टॉपिक में जो भी लैंग्वेज रिलेटेड रहेगा ना, इससे आप टॉपिक बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। जो जैसा लैंग्वेज डेफिनेशन का यूज किया गया था एक्टिव में, सेम लैंग्वेज आपको पैसिव में यूज किया गया है, ठीक है।
पैसिव कंपोनेंट हो गया। अब पैसिव कंपोनेंट के एग्जांपल में आ गया आपका रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मर। देखो रजिस्टर होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, ये ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, इस समय क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इंडक्टर कॉइल के फॉर्म में जो भी है इंडक्टर है। अब अभी इंडक्टर पढ़ाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इंडक्टर क्या होता है। ये सिंपल सा वायर है, इस वायर को अगर राउंड अप कर देना तो ये कॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉइल के फॉर्मेशन में जब ये वायर हो जाएगा वही आपका इंडक्टर बनता है। अभी जब इंडक्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको और डीपली पढ़ाया जाएगा कि इंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, उसके टाइप्स ही पढ़ाए जाएंगे। कैपेसिटर, ये सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट। अब एक मिनट, सबको समझ में आ रहा होगा कि कुछ आपको लोग मतलब बता सकते हैं कि एक कैपेसिटर है जो फैन में लगा होता है, कंडेंसर, जिसको आप कंडेंसर नाम से जानते हैं, फैन में कंडेंसर लगा होता है, वो एक्चुअली का कैपेसिटर होता है। अब सबको पता है कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं करता, कुछ टाइम के लिए। वो कैसे, देखो जैसे कि आपने फैन ऑन कर दिया, फैन आपका ऑन है, जब आप फैन को ऑफ करते हो ना तो फैन सडनली मतलब रुकता नहीं है बिल्कुल, थोड़ी देर तक वो मूव करते रहता है। मूव क्यों करता है, उसमें कंडेंसर लगा होता है जो होता है कैपेसिटर। वो कंडेंसर क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है, तो वो तब तक चलते रहेगा जितना चार्ज उसके में स्टोर रहेगा, बस थोड़ी देर तक चलेगा फिर जा करके वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर को हम फिर से थोड़ी देर तक, अगर वो फैन को चार्ज प्रोवाइड करता है, सप्लाई प्रोवाइड करता है कुछ समय के लिए फैन को, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कैपेसिटर को रख लेंगे एक्टिव कंपोनेंट में, एक्टिव में नहीं आ पाएगा, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं कर रहा ना, कुछ समय के लिए कर रहा है हम, ठीक है, तो ये इसलिए पैसिव के अंदर ही आएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ट्रांसफॉर्मर। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग होता है कि ट्रांसफॉर्मर एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है, तो मैं अभी आप क्लियर कर दूं, ट्रांसफॉर्मर पैसिव कंपोनेंट होता है, पैसिव एलिमेंट के अंदर आता है ट्रांसफॉर्मर। कैसे, सबको क्यों लगता है कंफ्यूजिंग इसमें, जैसे ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर में होम सप्लाई होता है, बिजली की सप्लाई होती है ट्रांसफॉर्मर से, तो सबको ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है जो हमारे घर में सप्लाई किया गया। गलत है, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने का काम करता है, वो जनरेट नहीं करता है। वो कहाँ से जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है हमारे यहाँ पावर हाउस से आती है, उसके बाद कई जगह आता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, कितने ट्रांसफॉर्मर में आते हुए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, कई जगह लगता है, फिर जा करके वो हमारे घर तक पहुंच पाते हैं। हर जगह से ट्रांसफॉर्मर से सिर्फ ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ेंगे, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, तो आपका एक सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, TDEP करके एक सब्जेक्ट है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का कैसे ट्रांसमिट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कई जगह हम AC में कन्वर्ट करते हैं, फिर DC करते हैं, स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, कभी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, कभी वोल्टेज को कम करते हैं आपके होम सप्लाई तक लाने में। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्ट की तो कॉस्ट, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा, आपको इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ना क्लाइमेट का इफेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्लाइमेट इफेक्ट मतलब जो भी हो गया है, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उस टाइम का जो होता है, इन सब चीजों को बहुत, इन सब चीजों के लिए ना बहुत जरूरत होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव कीजिए, मेरा तो यही मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी जितना सेव करेंगे उतना सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पैसे, ऐसा भी हो सकता है आप ये मत समझ लें आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, क्लाइमेट का इफेक्ट की जरूरत होती है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट को भी बहुत पैसा लगता है। पावर हाउस से जब हमारे तक पहुंचता है ना इलेक्ट्रिसिटी, हमारे होम सप्लाई तक इतने आसानी से नहीं पहुंच जाता। बड़े बड़े टरबाइन से तो पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, कई जगह उसके फ्रीक्वेंसी चेंज करने पड़ते हैं, वोल्टेज को चेंज करना पड़ता है, AC से DC में चेंज करना पड़ता है, फिर DC को AC में चेंज करना पड़ता है, और AC से DC चेंज करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है। आसानी से AC से DC में नहीं चेंज हो जाता कि यहाँ AC दिए वहां DC निकल गया, उसका भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रांसफार्मर आप देखते होगे ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, फिर छोटे ट्रांसफार्मर में आता है, फिर कॉलोनी में, हर कॉलोनी में एक अलग अलग ट्रांसफार्मर लग गया। अब तो ट्रांसफार्मर की बहुत ज्यादा मतलब सुविधा हो गई है, अब हर जगह मतलब ज्यादा लोड नहीं हो रहा है, थोड़े कुछ लोड पे आपको ट्रांसफार्मर लगेगा, फिर ट्रांसफार्मर से आपके होम सप्लाई आता है। तो सबको, स्टूडेंट को यही लगता है कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो वो एक्टिव कंपोनेंट में क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है। नहीं, ट्रांसफार्मर सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, ट्रांसफर करता है,
जनरेट नहीं करता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता स्टोर करके रखा हुआ, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कहाँ आएगा, पैसिव कंपोनेंट में आएगा। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है कि ट्रांसफार्मर आपको दे देगा कि मतलब नीचे से आपको दिया ना ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से इसमें से पैसिव एलिमेंट को चूज करे, उसमें आपका ट्रांसफार्मर भी रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपका पैसिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट के एग्जाम में आपको ट्रांसफार्मर दे देगा जो कि गलत है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। अब एक्टिव कंपोनेंट पढ़ लिए, पैसिव कंपोनेंट पढ़ लिए, अब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना है क्या, रजिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। रजिस्टर का क्या काम होता है, रजिस्टर है आपका, ये है रजिस्टर का सिंबल, ठीक है। अब वेरिएबल रजिस्टर भी दो तरीके का है, वेरिएबल रजिस्टर, कांस्टेंट रजिस्टर। वो तो खैर टाइप्स ऑफ रजिस्टर में आपको पढ़ाएंगे वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है। ये रजिस्टर का सिंबल, रजिस्टर में कितने टर्मिनल हो गए, 2 टर्मिनल हो गया, आर से डिनोट करते हैं। रजिस्टर का क्या है, यूनिट ओम है, रजिस्टर की जो भी यूनिट है ना ओम है। जैसे इसकी वैल्यू आप 5 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम ऐसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट रजिस्टर, रजिस्टर में 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल को पॉजिटिव और एक टर्मिनल को आप निगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। कोई फिक्स नहीं, आप चाहो तो इसे निगेटिव कर लो, इस टर्मिनल को पॉजिटिव कर लो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि रजिस्टर को जिस भी सर्किट में यूज करेंगे ना, अगर इसे पॉजिटिव टर्मिनल में यूज करें तो करंट जो फ्लो होगा ना, करंट वो इस वाले टर्मिनल से फ्लो होगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब इस रजिस्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो कहां से होगा, इस वाले टर्मिनल से होगा करंट का फ्लो, ठीक है। इस टर्मिनल से करंट का फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होता है रजिस्टर में। तो बस कुछ नहीं ध्यान में रखना है, सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहेगा आपको, पॉजिटिव टर्मिनल कोई भी आपको बता देगा कि निगेटिव टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है। सपोज करो मैं यहाँ एक सर्किट ड्रॉ कर लूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे यही कलर सही है। यहाँ पर सपोज करो आप 10 वोल्ट का सप्लाई दे दिए, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है। अब यहाँ से वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव प्लेट से इधर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये है वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव प्लेट, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होना। अब आपको इसमें पूछ ले कोई भी किस रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, निगेटिव टर्मिनल क्या है, आप आसानी से बता सकते हो। इस रेजिस्टेंस में 2 टर्मिनल हो गया ना, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, मतलब करंट एंटर कर रहा है, जैसे आपको मैं यहाँ बताई ना कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या होगा, एंटर करेगा, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस का निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसमें आपको मेंशन करने की, सर्किट में मेंशन भी नहीं किया रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, निगेटिव टर्मिनल कौन सा, आप बहुत आसानी से इजिली बता सकते हो, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसको आर से डिनोट करते, कहीं भी आर से रिप्रेजेंट किया होता हो वो क्या होता है, रेजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, एक पैसिव कंपोनेंट है। रजिस्टर एक प्रकार का पैसिव कंपोनेंट है जो सर्किट में क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। सपोज करो ये ट्यूबलाइट है, अगर यहाँ पर ट्यूबलाइट ना हो तो करंट इस वायर से अनलिमिटेड करंट फ्लो होने लगता है। अगर ये ट्यूबलाइट है, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस लगा, ये क्या करता है, इसको रोक लेता है। जब आप सुनते हो ना कि शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है, वहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है, जहां रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप ध्यान देना, अब तो नहीं, पहले येलो कलर की बल्ब आती थी घर पे, पहले यूज करते थे, बहुत पहले, आप लोग तो शायद नहीं यूज करते हुए देखे होंगे, बहुत ज्यादा पहले, आप अपने मदर फादर से पूछेंगे आपको पता होगा, येलो कलर की पीली वाली बल्ब होता था, ठीक है। उसको आप लगाते, आप 4-5 कमरे में लगाए हो, ठीक है। अगर 5 बल्ब में से आपने 4 को ऑफ कर दिया तो एक बल्ब अगर ऑन होता ना तो फ्यूज हो जाता, क्योंकि सारा लोड उस बल्ब पे पड़ लेता। सारा लोड जब उस बल्ब पे पड़ता ना, वो बल्ब की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उतनी एनर्जी को वो
स्टोर कर पाता, मतलब इतने एनर्जी को रिलीज कर पाता, इसलिए वो वहाँ पे शॉर्ट, वो बल्ब फ्यूज हो जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब ज्यादा वो हो गया, सप्लाई ज्यादा मिलने लग जाता है, ठीक है, तो अपोज करने की जो टेंडेंसी है ना वो डिवाइस की कम हो जाती है। जब अपोज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, एकदम फ्लो होने लग गया तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन से डिवाइस हो जाती है, ठीक है। अब तो खैर शॉर्ट सर्किट कंडीशन से बचने के लिए बहुत सारे फ्यूज लगाए गए हैं। अब तो खैर अलग अलग डिवाइस में भी फ्यूज लगाया गया है, पहले तो पूरा एकदम रहता था लगा हुआ अलग से ही एक, अब तो हर डिवाइस के अंदर फ्यूज है, तो अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कम हो गई है, अब नहीं हो पाता ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है, ओम है, जिसको आर से डिनोट किया गया है। ये रहा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सर्किट में लगा होगा तो आप इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे, अदरवाइज ये सिंबल भी आपको रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। अब क्या पढ़ना है नेक्स्ट, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, रेड कलर ले लो। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एंड वायर बॉन्ड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर और एलडीआर, ठीक है। ये आपके 6 टाइप के रजिस्टर पढ़ने हैं। 6 टाइप में से अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपके बुक में आई थिंक 5 टाइप पर लिखा हुआ वेरिएबल रजिस्टर्स, एलडीआर ने लिखा हुआ। एलडीआर सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं ऐड करी हूँ अपने एंड से। ये आपको अभी भी यूज है, आगे अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको इस वाले रजिस्टर के बहुत ज्यादा यूजेस है। रियल लाइफ में भी इस रजिस्टर का बहुत ज्यादा यूज है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज है, ठीक है। अब एक एक करके सभी रजिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बन फिल्म रजिस्टर से। ये है आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर। इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन के लेयर को यूज किया जाता है, कार्बन का थीन लेयर को यूज करते हैं रेजिस्टिव मटेरियल के लिए। यहाँ पे लिख रहा है कार्बन फिल्म रजिस्टर क्या होगा, रेजिस्टिव मटेरियल के लिए यूज क्या करेंगे, कार्बन की बहुत से थीन लेयर को यूज करेंगे। अब कार्बन फिल्म है, अब कार्बन फिल्म बनाना पड़ेगा। कार्बन फिल्म कैसे बनेगा, इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं ना, इंसुलेटिंग कोर लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, इंसुलेटिंग कोर लेना है। इंसुलेटिंग कोर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सीसा और सेरेमिक, कांच यूज कर सकते हैं या सेरेमिक यूज कर सकते हैं। इस पर क्या करेंगे, कार्बन फिल्म है, कार्बन के लेयर को जमाना है, मतलब इसमें कार्बन लेयर को यूज करके कार्बन के लेयर को जमाना है। अब कार्बन लेयर जमाने के लिए कार्बन का फिल्म बनेगा, फिल्म का मतलब होता है जाना, मतलब जमा देना, परत बनाना, ठीक है। अगर कार्बन के फिल्म जमाना है उसके लिए आपको लेना होगा हाइड्रोकार्बन गैस। अब हाइड्रोकार्बन गैस तो लेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन गैस का कौन सा हाइड्रोकार्बन गैस लेंगे, इसके लिए आप बेंजीन यूज कर सकते हैं। बेंजीन आप हाइड्रोकार्बन गैस की जगह पर बेंजीन यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन गैस लेकर के उस पर रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। रासायनिक क्रिया होगा ना, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब आप करवाएंगे ना तो हाइड्रोकार्बन गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोकार्बन गैस में जब केमिकल रिएक्शन आप करवाएंगे तो उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर लिख रहा है मुक्त हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हट जाएगा इस पर। उसके बाद क्या बच जाएगा, सिर्फ कार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो क्या बच गया, कार्बन बच गया। तो उस पर कार्बन का फिल्म जम जाएगा, मतलब कार्बन का लेयर जम जाएगा। फिल्म का मतलब होता है लेयर जम जाना, तो उस पर क्या आ जाएगा, आपका कार्बन फिल्म जमा हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। नाम से ही पता है, ध्यान में आप रखिएगा, जब आप लिखते टाइम आपको याद होना चाहिए कि कार्बन फिल्म रजिस्टर लिखना है, यानी कि इसमें रजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज किया गया होगा, कार्बन को यूज किया गया होगा। इसको बनाते कैसे हैं, इंसुलेटिंग रॉड लेते हैं, इंसुलेटिंग कोर के लिए शीशा यूज कर सकते हैं, सेरेमिक यूज कर सकते हैं। उस पर आपको कार्बन का फिल्म बनाना है, मतलब कार्बन को लेयर जमाना है, जमा करके बनाना है। कार्बन का लेयर जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन गैस लेना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन गैस में आप क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। फिर उसके बाद आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उससे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, कार्बन बच जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका कार्बन का लेयर उस पर कोटिंग जैसे कार्बन का परत जम जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्बन फिल्म रजिस्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप यहाँ पे, इसमें क्या होगा ना, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है रजिस्टर। ये कोर ले लिए, कोर किसका लिए है, सेरेमिक का ले लो आप या कांच का ले लो। ये कोर ले लिए, इस पर क्या करेंगे, कार्बन को जमाएंगे। कार्बन को जमाने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन गैस को यूज करना पड़ेगा, बेंजीन को। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेयर जैसा बना हुआ है,
कार्बन के खांचेदार फिल्म बन गया, मतलब ये लेयर बना हुआ है, सेरेमिक कोर है, जैसे आपको मैं बोल दी है एंड रेजिस्टेंस का ये एंड टर्मिनल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, इस रेजिस्टेंस का अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, एक्चुअल वैल्यू अगर चाहिए, करेक्ट वैल्यू चाहिए होगा ना, तो इसमें थिकनेस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ही पता है कोई भी चीज जमाते हैं उसके साइज शेप में डिफरेंस तो हो ही जाता है ना, उस चीज को आपको इसके थिकनेस को ट्रिम करना पड़ेगा। थिकनेस को जब अगर ट्रिम करेंगे तब जा करके इस रेजिस्टेंस का आपको एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा। जब इसे ट्रिम करेंगे तो इस टाइप के शेप में बन जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ना हेलिकल कर्व, हेलिकल शेप में बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पे ये है ना, इस वाले टाइप के शेप को बोलते हैं हेलिकल शेप। इसका कोर किसका है, सेरेमिक का, ये सेरेमिक कोर आ गया आपका। इसमें क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ ना सेरेमिक कोर, ये है, ये सेरेमिक कोर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। देखिए कोई भी रजिस्टर बनाएंगे ना उस पर कोटिंग करना पड़ता है। कोटिंग क्यों करना पड़ता है, प्रोटेक्शन के लिए, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा ना। अगर रेजिस्टेंस यहाँ आ गया तो फिर पता चला किसी और रेजिस्टेंस के जगह अगर उसको यूज करेंगे, कोई और मटेरियल टच होगा तो उसमें उसके कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी में चेंज आ जाता है, इसलिए उस पर कोटिंग किया हुआ रहता है प्रोटेक्शन के लिए। अब ये कर्व बन जाता है हेलिकल कर्व। ये हेलिकल कर्व कब बनता है, जब इस टाइप के जमे हुए कार्बन फिल्म को क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं, उसके थिकनेस को ट्रिम करके कम करते हैं, तब जाकर के आपको एक्चुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चलेगा। इस फिगर को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें क्या है आपका सेरेमिक कोर, जितने भी येलो कलर का है ना ये सब क्या है सेरेमिक कोर। ये ब्लैक वाला है ये कार्बन फिल्म है। जैसे यहाँ पर कार्बन फिल्म जमता है ना, जो कार्बन फिल्म जमा हुआ है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर आपको ये वाला कार्बन फिल्म दिखेगा। यहाँ पर क्या है, ये कार्बन फिल्म जमा हुआ, ये सब क्या है कार्बन फिल्म है। और ये क्या है आपका सेरेमिक, ये है आपका सेरेमिक कोर। सेरेमिक कोर पर ही कार्बन फिल्म जमाए हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोटिंग किया गया है, इस पर कोटिंग किया गया हुआ है। अभी मैं बोली हूँ ना कि कोटिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी मतलब अदर रेजिस्टेंस या अदर कंपोनेंट से टच हो तो उसके चेंज ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कोटिंग करेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये आपको बताई दी। अभी मैं जो भी आपको बोली हूँ एक्सप्लेन करी हूँ वही चीज यहाँ पे लिख भी रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर है, नाम से आपको पता है कि मेटल फिल्म रजिस्टर है। इसमें क्या करता है, रजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज करे हैं, मेटल का यूज करे हैं। जो भी आप पढ़ते हैं ना, जितने भी कार्बन के टाइप्स पढ़ेंगे ना, सॉरी रजिस्टर के टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको जिस टाइप का रजिस्टर हुआ है नाम है उस टाइप के मेटेरियल रजिस्टिव मटेरियल को यूज किया गया है। बस इस चीज से आप ध्यान रखना। मेटल फिल्म रजिस्टर में क्या है, यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज करेंगे, मेटल का यूज करेंगे। मेटल का क्या होगा, थिन लेयर। यहाँ पर है ना रेजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज किया गया है, मेटल। मेटल की पतली सी परत का उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के रेजिस्टेंस को भी बनाने के लिए आपको इंसुलेटिंग कोर लेना पड़ेगा। इंसुलेटिंग कोर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप शीशा या सेरेमिक यूज कर सकते हो। सेरेमिक ले लो या शीशे का ले लो, उससे हम क्या करेंगे, वो इंसुलेटिंग कोर रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, या रॉड के शेप में ले लो, कोर भी जो होगा ना इस टाइप के रॉड के शेप में ले लेंगे, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, एलवाई या मेटल ऑक्साइड की पतली परत बनती है। एलवाई हो गया आपका मिश्र धातु और मेटल ऑक्साइड, इन दोनों का, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसका क्या बनता है, पतला सा लेयर बनेगा, इस पे पतली सी, बहुत पतली सी लेयर जम जाता है, जिससे क्या बनता है, यह परत टीन ऑक्साइड और प्लेटिनम निकेल क्रोमियम का मिश्र से बनाया जाता है। जो ये थिन लेयर बनता है ना, वो किसके किसके, ये एलवाई तो है ही, मेटल ऑक्साइड है, इसमें क्या क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करने के लिए टीन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, निकेल यूज कर सकते हो, क्रोमियम यूज कर सकते हो, ये सब यूज कर सकते हैं। किसके लिए, ये इस पे जो इस इंसुलेटिंग रॉड पे, इंसुलेटिंग कोर पे जो परत बनता है ना, उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिख भी रहा है। देखो अब इसमें क्या है ना, ये रहा आपका कोर में क्या यूज करना है, सेरेमिक या कांच यूज कर सकते हैं। ये है हो गया आपका कोर। इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए आपको बता ही दिए हैं, इसमें मेटल ऑक्साइड है, इसमें यूज किया गया है आपको इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। यहाँ पे रजिस्टर में ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका एंड कैप आ गया, सबस्टांस का आपका यूज किया गया है। इसमें आपको निकेल क्रोमियम इन सब चीजों का मिक्स एलवाई को यूज किया गया है, मेटल ऑक्साइड को यूज किया गया है। ये आपको इंसुलेटिंग मटेरियल में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सब आपका यूज किया गया है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस की थिकनेस मतलब मोटाई जितना कम होगा ना, रेजिस्टेंस का मान उतना ही अधिक होगा।
इस रेजिस्टेंस में क्या है, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसकी थिकनेस जितनी ही कम होगी ना उतना ही ज्यादा आप इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। मतलब कि इस रेजिस्टेंस को ज्यादा वैल्यू में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके थिकनेस को कम करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, मेटल फिल्म रजिस्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है आपका, नेक्स्ट वाला रजिस्टर क्या है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, और कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात, इसमें कार्बन तो होगा ही, लेकिन कंपोजिशन है, कंपोजिशन के लिए मतलब कार्बन के साथ कुछ और भी होगा, तब जाकर के इसका कंपोजिशन बनेगा। क्योंकि कंपोजिशन के लिए कम से कम 2 चाहिए, दो, किसी भी 2 चीज को मिलाने से ही कंपोजिशन बन पाता है, कोई सिंगल चीज का कोई कंपोजिशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो कार्बन है ही, कार्बन कंपोजिशन, कार्बन के साथ कुछ और चाहिए, तो इसमें क्या होगा, कार्बन के साथ क्या यूज करते हैं, क्ले को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन और क्ले के कंपोजिशन को रेजिस्टिव मटेरियल के लिए यूज करते हैं। कार्बन और क्ले के कंपोजिशन को, यहाँ पर लिखा हुआ रेजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन और क्ले के कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, मिला करके कार्बन और कंपोजिशन को मिक्स करके इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए एक आपको ग्लास ट्यूब लिया जाएगा, ग्लास ट्यूब लेते हैं, जिस सपोज करो ये आप ग्लास ट्यूब ले लिए, ये आपका ग्लास ट्यूब हो गया। इसमें क्या फिल करेंगे, इसमें आपका फिल रहेगा, क्या फिल रहेगा इसमें, कार्बन, कार्बन प्लस क्ले। कार्बन और क्ले का जो मतलब मिक्स करते हैं ना, कार्बन और क्ले का जो कॉम्पोजिशन बनाते हैं उसको क्या करते हैं, इस ग्लास ट्यूब में फिल करते हैं। अब ग्लास ट्यूब में फिल करने के बाद क्या करेंगे, अब इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी को अगर कम करना हो, ये रेजिस्टेंस बन गया, इसमें फिल कर लेंगे मतलब ये जम जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी को कम करना होगा या ज्यादा करना होगा, तो कैसे करेंगे, इस ग्लास ट्यूब में जो आपको भरा हुआ है कार्बन और क्ले का कंपोजिशन, उसके कंडक्टिविटी को चेंज करेंगे, कंडक्टिविटी को मतलब कंट्रोल करेंगे, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करके ना इसके रेजिस्टिविटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये ना, इसके रेजिस्टिविटी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, मतलब कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब को एक वायर से कनेक्ट करके उसको पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं, कोटिंग करते हैं। आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि किसी भी रेजिस्टेंस को कोटिंग करना पड़ता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, इस पे कोटिंग कर देते हैं। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पता करना है, कोटिंग कर देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करेंगे, रेजिस्टेंस के वैल्यू को पता करने के लिए इस पे कलर कोडिंग किया रहता है, कलर कोडिंग कर देते हैं, जिससे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कलर कोडिंग वाला रेजिस्टेंस, अभी मैं आपको बता भी दूंगी। ये आपको लिया गया यहाँ पर ग्लास ट्यूब, ये क्या हो गया आपका ग्लास ट्यूब हो गया। इसमें क्या मिक्स है, ग्लास ट्यूब में क्या मिक्स है, कार्बन और क्ले, कार्बन और क्ले को मिक्स करके दिया गया है किसमें, ग्लास ट्यूब में, ठीक है। अब उसके बाद से इस पे ये जम जाता है, जिसके बाद ये इंटरनल व्यू आ गया आपका, ये एक्सटर्नल व्यू देख सकते हैं, इस पे जमा हुआ है, प्रोटेक्शन के लिए इस पे कोटिंग किया गया है। उसके बाद क्या कर दिया गया ना, इस पे कलर कोडिंग कर दिया गया। सपोज करो ये रेड कलर आ गया, ये ब्लू कलर, ये आपका ये पिंक कलर, देखो डिफरेंट टाइप के कलर हो गए ना। कलर कोडिंग से क्या होता है, आप लोग आई थिंक 10th क्लास में भी शायद पढ़े होंगे रेजिस्टेंस के ना, कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता चलता है। कलर कोडिंग से भी हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 5 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, किलो ओम में है, किस रेटिंग में है रेजिस्टेंस, उस कलर कोडिंग से पता कर सकते हैं। इस पर क्या कर दिया गया है, सबसे पहले इसको कोटिंग कर दिया गया, कोटिंग के बाद इस पे कलर कोडिंग कर दिया गया है, ठीक है, जिससे कि हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकें। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आ गया है, नेक्स्ट रजिस्टर है आपका वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर आपको नाम से ही पता है, इस रजिस्टर में क्या होगा, वायर होगा, और बाउंड का मतलब होता है लिपटा, लिपटना। बाउंड का मतलब होता है इससे बाइंडिंग, बाइंडिंग नाम आपने सुना होगा, मोटर वगैरह की बाइंडिंग करते हैं ना, बाइंडिंग वर्ड आपने सुना। बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, बाइंडिंग का मतलब ये नहीं था कि वायर लिया उठा के रखते हैं, बाइंडिंग का मतलब होता है रोल करना, तो इसी को बोलते हैं बाउंड, बाइंडिंग वर्ड से ही बाउंड आया है। तो वायर बाउंड रजिस्टर यानी कि इस वाले रजिस्टर में रेजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज होगा,
वायर को तो यूज करेंगे, लेकिन वायर को कैसे यूज करेंगे, वाउंड करके यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वायर लिए उठा कर रख दिए, वाउंड करेंगे। वाउंड किस पे करेंगे, इसके लिए भी कोर लेना पड़ेगा, इसके लिए भी इंसुलेटिंग कोर लेंगे। लेकिन वहां पर कोर के लिए क्या यूज करेंगे, वहां पर कोर के लिए यूज करेंगे पोर्सलिन। होलो पोर्सलिन किसके लिए यूज करेंगे, कोर के लिए यूज करेंगे। अभी आपको मैं जो बताई हूँ वो यहाँ लिख भी रहा है कि इसमें रेजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज करेंगे, विद्युत रोधी वायर, मतलब रेजिस्टिव वायर यूज करेंगे। वायर ऑन इंसुलेटिंग कोर, इंसुलेटिंग कोर पर वाउंड किया हुआ वायर रहेगा, रेजिस्टिव वायर को इंसुलेटिंग कोर पे वाउंड करेंगे, जिससे आप ये वाला वायर वाउंड रजिस्टर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे पहले वाले कार्बन फिल्म में लेते थे या मेटल में लेते थे। मेटल में और कार्बन फिल्म के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग कोर के लिए क्या यूज किए हैं, शीशा यूज किए हैं और सेरेमिक यूज किए हैं। अब कांच और सेरेमिक यूज किए हैं, ज्यादातर हम सेरेमिक यूज करके ही बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसुलेटिंग कोर के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पर इंसुलेटिंग कोर के लिए आपको यूज करना है होलो पोर्सलिन। पोर्सलिन लेना है, इस टाइप का होलो पोर्सलिन का कोर लेना है। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसका दिख जाएगा आपको पिक कैसा है, ठीक है। होलो पोर्सलिन पर क्या करना है आपको, ये रजिस्टिव वायर को क्या करना है, लपेट देना है। जैसे होलो पोर्सलिन इस टाइप का हो गया, इस पे रजिस्टिव वायर को वाउंड कर देना है। जैसे सपोज करो इस टाइप से, इस टाइप से ना, इस रजिस्टिव वायर को इस टाइप से वाउंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे है वायर वाउंड लपेट दिया जाता है। और उसके बाद क्या है, उसके दोनों मतलब जो तार का वायर का सिरा रहता है ना, वो पोर्सलिन के किनारे पे लगे होते हैं, मेटल के टुकड़ों के सहारे सेट रहता है। ये रहा आपका, देखो आप यहाँ पे क्या है, ये है आपका ये है आपका पोर्सलिन कोर। पोर्सलिन का कोर ही लेना था, होलो पोर्सलिन कोर लेना था, किसके लिए, इंसुलेटिंग कोर के लिए। तो ये आपका पोर्सलिन कोर आ गया यहाँ पे। पोर्सलिन कोर पे क्या करना है, वायर को लपेटना। मैं जैसे अभी बताई हूँ, पोर्सलिन कोर पे क्या करेंगे, वायर को लपेट देंगे। वायर को लपेटना, वायर को जैसे ये है ना, यहाँ पर ये वायर लिपटा हुआ है, ठीक है। ये वायर आपको ऐसे दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर से, ये 3D में है, ये चारों साइड से लपेटा होता है, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टिव वायर लपेटा रहता है इस टाइप से, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, पोर्सलिन का होलो पोर्सलिन कोर आ गया। होलो पोर्सलिन कोर बिल्कुल अंदर से वैकेंट है, ठीक है। ये आपको कोटिंग किया हुआ रहता है, आपको भी पता है कोटिंग के लिए यूज करते हैं। आप इसमें कोटिंग करते हैं, लेकिन इसमें किसका कोटिंग करेंगे, ये चीज आपको देखना पड़ेगा ना। इस वाले रेजिस्टेंस को बनाने के लिए जो हम कोटिंग का यूज करते हैं ना, वो कोटिंग यूज करते हैं आपको ग्लास पाउडर का, लिखा हुआ यहाँ पे ग्लास पाउडर से कोट करते हैं। जो इसका कोटिंग किया गया है ना, वो ग्लास पाउडर से कोटिंग किया गया है। अब इसमें वायर का कोटिंग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये चीज यहाँ पे लिख रहा है कि इसको प्रोटेक्शन के लिए, कोई कहीं भी हम कोटिंग करते हैं ना, हमेशा प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग होता है। हर रेजिस्टेंस के लिए कोटिंग करना जरूरी हो जाता है, ठीक है, जिससे कि आप एक्चुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सके। यहाँ पर होलो पोर्सलिन है, इस पे क्या है, इंसुलेटिंग रेजिस्टिव वायर। ये सब क्या है आपका, इंसुलेटिंग वायर। ये है इंसुलेटिंग वायर आपका, जो भी मैं बताई ना कि इंसुलेटिंग वायर लपेटा रहता है। ये होलो पोर्सलिन कोर हो गया, इस पे इंसुलेटिंग वायर लपेटा हुआ, इसमें कोटिंग रहेगा, आपको ग्लास का कोटिंग करना है, ठीक है, ग्लास पाउडर का। अब नेक्स्ट आ गया आपका वेरिएबल रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है आपका, वेरिएबल रजिस्टर। नाम से ही पता है वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरी करना, चेंज करना, चेंज होते रहता है। लेकिन चेंज कैसे होगा, ऐसा तो है नहीं कि 0 से इनफाइनाइट तक चेंज होगा। वो वेरिएबल ही क्या हुआ जिसका हम वैल्यू भी पता नहीं कर पाए, तो एक स्पेसिफिक रेंज में वेरी करेगा, ठीक है। ये जितने भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, सब एक यहाँ पे लिखा हुआ है, निश्चित रेंज, मतलब स्पेसिफिक रेंज में वो अपने वैल्यू को वेरीड करता है, मतलब चेंज करता है। सपोज करो स्पेसिफिक रेंज किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेंज ये होता है, जैसे ये 5 ओम हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ तक चलो आप 20 किलो ओम, ठीक है। ये कहां से कहां तक वेरी होगा, 5 ओम से लेकर के 20, एक स्पेसिफिक रेंज हो गया ना, 5 किलो ओम से 20 किलो ओम तक। ये एक स्पेसिफिक रेंज हो गया, 5 ओम से 20 किलो ओम तक ले लो, या आप चाहे तो दोनों को किलो में ले लें, ज्यादा रेंज आपको लग रहा है तो दोनों को ओम में ही ले लो। 5 ओम से आप 20 ओम,
ओम ले लिए, ठीक है। इस बीच में ये वेरी करेगा, मतलब मिनिमम क्या हो गया 5 ओम आ गया आपका मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 20 ओम तक जाएगा, ठीक है। इस टाइप के रेजिस्टेंस स्पेसिफिक वैल्यू में वेरी करता है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है 3 टर्मिनल होते हैं, लिख रहा है यहाँ पे, जिसमें 3 टर्मिनल होता है, इसमें से क्या है 2 टर्मिनल आपका क्या है फिक्स रहता है और 1 टर्मिनल वेरी करता है। देखिए 2 टर्मिनल को कैसे फिक्स करना पड़ता है, इसमें आपको 2 टर्मिनल फिक्स करना पड़ेगा। एक टर्मिनल को मिनिमम लेवल पे फिक्स करेंगे, एक टर्मिनल को कहाँ करेंगे मैक्सिमम पे, ये तो फिक्स करना पड़ेगा, तभी तो एक स्पेसिफिक रेंज डिफाइन कर पाएंगे। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो स्पेसिफिक रेंज कैसे मिलेगा, कम से कम 2 रेंज तो चाहिए, मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम चाहिए। तो एक टर्मिनल को मिनिमम पर फिक्स करते हैं, दूसरे टर्मिनल को मैक्सिमम पर फिक्स करते हैं। और जो थर्ड टर्मिनल होता है, जो आपका थर्ड टर्मिनल होगा वो कहाँ मूव करेगा, वो इसके बीच में मूव करेगा। सपोज करो यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो एक टर्मिनल होगा ये इन दोनों के बीच के रेजिस्टेंस, इस दोनों के बीच में कहाँ पे इंडिकेट करता है, क्या है रेजिस्टेंस का वैल्यू वो बताएगा। तो 2 टर्मिनल फिक्स रहेगा, थर्ड टर्मिनल क्या करेगा उन दोनों फिक्स टर्मिनल के बीच के रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर 6 ओम आ गया, 7 ओम आ गया, 8 ओम आ गया, कहाँ क्या ओम आ रहा है, ये कहाँ कितने वैल्यू के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कितनी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो बताएगा थर्ड टर्मिनल, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है, जो भी मैं आपको बोली हूँ वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मूवेबल टर्मिनल होता है। मूवेबल टर्मिनल क्या करता है, ये अब देखो मूवेबल टर्मिनल कैसे मूव करेगा, लेंथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अब बताओ कैसे, सपोज करो ये 5 ओम है, तो 5 ओम के बाद क्या होगा 6 ओम होगा, 7 ओम होगा, ये किधर मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में आपका मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये वेरिएबल है ना, वेरी होता है एक स्पेसिफिक रेंज में। स्पेसिफिक रेंज में वेरी होने का मतलब है कि ये लेंथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा, क्योंकि फिक्स किया गया वैल्यू यहाँ पर 5 ओम पे, यहाँ पर क्या फिक्स किया गया है 20 ओम पे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को फिक्स कर दिया, तो इस रेंज में तो ये मूव ही नहीं करेगा, तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा। यही कहने का मतलब है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आपको लिख भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे खिसकाया जाता है, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा, जो बात मैं बोल के समझाई हूँ वही चीज यहाँ पे लिख भी रहा है, ठीक। अब इस वाले को बनाने के लिए, इस वायर बाउंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए इसमें देखिए जो भी मैं बोली ना फिक्स रहता है और ये रहता है, ये हो गया इसका साफ्ट, ये साफ्ट है, इसमें 3 टर्मिनल, जिसमें ये क्या है मूव करने वाला, ये मूव है, ये दोनों क्या है फिक्स टर्मिनल, 2 फिक्स रहता है और ये मूव करके इंडिकेट करते रहता है, ये कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, रेजिस्टेंस के मिनिमम वैल्यू से लेकर के रेजिस्टेंस के मैक्सिमम वैल्यू के बीच के वैल्यू को पता चलता है। ये आपका ये एक्सटर्नल हो गया, ये इसमें भी 3 टर्मिनल है 1 2 3, ये साफ्ट लगा हुआ है, आपको साफ्ट के थ्रू एक टर्मिनल को फिक्स करके, जैसे ये दोनों टर्मिनल फिक्स हो गया, ये जो है ना ये वाला इंडिकेटिंग, ये ऐसे और ऐसे इन दोनों के बीच के वैल्यू को बताता है कि कहाँ क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको जरूर बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, क्योंकि लैंग्वेज में बिल्कुल भी टफ नहीं करी हूँ, लैंग्वेज टफ भी नहीं करी हूँ, अब कोशिश की हूँ कि हर टाइप में एक ही लैंग्वेज को यूज करने का, इससे आपको क्या रहेगा कनेक्टेड रहोगे आप लैंग्वेज में। नहीं तो एक में किसी कोई और डेफिनेशन का लैंग्वेज डाल दिए, दूसरे में किसी और डेफिनेशन का लैंग्वेज डाल दिए, तो इसमें आप परेशान हो जाओगे याद रखने में, ठीक है। लास्ट होता है आपका LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक में आई थिंक आपके पास हो सकता है बुक होगा उसमें LDR नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने LDR इसमें यूज कर दिया, मतलब डाल दी हूँ LDR। LDR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी बहुत यूज होता है LDR का, और आगे अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे बढ़ेंगे तो LDR के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल है LDR। LDR के क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, नाम से ही क्लियर है, किस पे डिपेंड होता है, लाइट पे। ये क्या करता है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, ये भी वेरी करता है। कोई भी आपको कह देगा कि LDR क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो बिल्कुल LDR वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके वेरी करने का वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो इससे पहले पढ़े हो आप, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के वैल्यू में वेरी करता है, लेकिन ये लाइट के डिटेक्शन पे वेरी करेगा, लाइट किस टाइप से डिटेक्ट हो रहा है उस पे ये जाके वेरी करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लिखा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ यूज मतलब किस पे डिपेंड करेगा, लाइट के डिटेक्शन पे निर्भर करेगा। इसको मैं और बता दूं कैसे है, ये कैसे बना होता है, ये जो जितने भी
हाई रेजिस्टिविटी वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसको बनाते हैं। एलडीआर जो बनता है ना सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, लेकिन कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे? हाई रेजिस्टिव सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। अब इसका जो यूज होता है ना वो ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल में किया जाता है। एलडीआर का यूज होता है ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। आपको मैं बता दूं ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल का क्या मतलब होता है। तो ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल होता है आपका, जैसे कि सपोज करो आपका कमरा है, आपका कमरा बंद है, ठीक है, अंधेरा है, आप उसमें एलडीआर लगाए हुए हो, रोशनी पूरा ग्लो करेगा। आप कमरे के अंदर गए, विंडो को ओपन कर दिए, सनलाइट आने लग गया आपके रूम में, सनलाइट जब भी आएगा तो ये एलडीआर क्या होगा? डिम होने लगेगा, मतलब कम होने लगेगा इसका रोशनी। जैसे जैसे सनलाइट आते रहेगा आपका रोशनी, मतलब एलडीआर का रोशनी क्या होते रहेगा? कम होते रहेगा एकदम से। अब क्या होगा? जैसे एलडीआर विंडो, एक विंडो ओपन कर दिया आप, थोड़ा सा डीम हो गया, 2-3 विंडो और ओपन कर दिए, गेट ओपन कर दिए, जितना ज्यादा सनलाइट आएगा वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, डीम होते जाएगा, क्योंकि ये लाइट के डिटेक्शन पे डिपेंड करता है। जब इसको सनलाइट मिलेगा रूम में, सनलाइट से रोशनी हो रहा है, तो ये अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा? तो यहाँ पे डाउन होते जाएगा। इसका सबसे, घर में तो कम ही यूज करते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइट में। जैसे आपने कॉलोनी वगैरह में स्ट्रीट लाइट लगा होगा, रोड पे लगा होता है ना, ट्रांसफार्मर सब पे लगा होता है, और नेटवर्क हर जगह लगते हैं ना, टावर वगैरह पे लगाते हैं। तो रात में देखते हैं कितना सारा रोड पे आपको स्ट्रीट लाइट मिलता है। वो स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कोई इंसान थोड़ी भेजा जाता है। अगर हम ऐसे जो इंसान जाने लग गया तो हर कॉलोनी में आपको 5-5, 10-10 लोग इसी के लिए, काम के लिए मिलेंगे, जो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे आपके कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, रात भर वो ऑन रहता है, सुबह आप देखते होगे कि ऑफ हो जाता है। सुबह ऑफ हो जाता है तो लोगों को लगता है, हमें भी लगता है कि शायद कोई ऑफ करने के लिए आता होगा। ऐसा नहीं है, उसे बहुत लोगों को लगता होगा कि इसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए कोई इंसान आता होगा, जो शाम को ऑन करके चला जाता है, सुबह उठ के ऑफ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एलडीआर का यूज होता है। एलडीआर में क्या होता है ना, जैसे कि सनलाइट, सूरज की किरण से, मतलब सनलाइट जब जैसे जैसे ऑन होगा ना, रात खत्म हो जाएगा, दिन जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे सनलाइट पड़ने लगेगा, वो अपने रोशनी को, अपने डिटेक्शन को कम करते जाएगा, डीम करते जाएगा। उस पर क्या होगा? जैसे डीम हो गया, जब पूरे तरीके से सनलाइट हो गया, तब वो क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। फिर पूरे दिन उसमें सोलर सेल लगा होता है, वो क्या होता है? सनलाइट से पूरे दिन चार्ज होता है। फिर शाम को कैसे से सनसेट होगा ना, जैसे से सनसेट होगा वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। एक बार में पूरा ग्लो नहीं होता। वैसे हमें देखने में लगता है कि ये पूरा ही एक बार में जलता है, ऐसा नहीं, एक बार में पूरा ग्लो नहीं होता। जैसे सनसेट होता है ना, डीम होते जाते, जैसे 5 बजे में थोड़ा कम हुआ, 6 बजे में और भी ज्यादा कम हो गया, 7 बजे मतलब बिल्कुल अंधेरा हो। जब पूरे तरीके से सनसेट हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, तो पूरा लाइट ग्लो हो जाता है। फिर पूरे रात वो ग्लो रहता है। फिर सुबह सेम तरीके से सनलाइट के आने से वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद होता है। आप कभी कभी देखोगे ठंड के मौसम में, जैसे कोहरे के टाइम पे या बारिश के टाइम पे, जैसे सनलाइट अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप देखे होगे ना कि वो लाइट ऑन हो जाएगा, सुबह भी लेट तक ऑन रहेगा। ठंड के मौसम में जो आपके घर के आसपास की जो भी स्ट्रीट लाइट लगी होती है कॉलोनी में, देखना कि अगर गर्मी में वो 6 बजे में बंद होता, तो ठंड में वो 6:30 बजे, 7 बजे तक बंद होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक उसको सनलाइट नहीं पड़ता है। जब सनलाइट मिलेगा तभी तो वो जाके, ऑटोमेटिक कंट्रोल है ना, तब जाकर के वो कम होता है, डाउन होता है, बंद होता है, ठीक है। तो ठंड में सनलाइट थोड़ा लेट आता है तो लेट बंद होता है। सनसेट भी ठंड में बहुत जल्दी हो जाता है शाम को, तो शाम को भी जल्दी ऑन हो जाएगा। गर्मी के टाइम पर देखोगे वही लाइट 6:30, 7 बजे में पूरा ग्लो करता, ऑन कर होता है। ठंड के मौसम में वो 5 बजे ही ऑन हो जाता है। तो कोई इंसान तो ऑन ऑफ करने के लिए नहीं रहता। उसका सबसे बड़ी रीजन यही है कि वहां पर एलडीआर का यूज किया जाता है। इसलिए मैं बोली थी पहले भी कि एलडीआर का बहुत ज्यादा यूज होता है, हम, ठीक है, ऐसे जगह पे एलडीआर ही यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा? आपका इस तरह से वो कंट्रोल होता है। फिर जैसे आप रोड पे चलते हो, आपने देखा होगा ना कि रोड के फर्श पे, रोड के जो रहता है ना पूरे फर्श, उस पे छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट लगा होता है नीचे नीचे रोड के फर्श पे। जैसे आप रात में चलते हो तो आपको पूरे रोड पर लाइट दिखेगा, बिछा हुआ दिखेगा लाइट। उसको कोई इंसान थोड़ी ना ऑन ऑफ करने के लिए आता है। इंसान अगर ऑन ऑफ करे उस लाइट को, तो इतने बड़े रोड में तो कितने लोग ऑन ऑफ करेगा? कहाँ कहाँ स्विच लगेगा? आपने देखा होगा वहां पर कहीं स्विच भी कनेक्टेड नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे आउटर साइड के रोड में भी लगा रहता है स्विच। कहाँ कनेक्ट रहता है? वहां नहीं रहता कनेक्ट। एक्चुअली में वहां भी एलडीआर का यूज किया जाता है। वो भी एलडीआर क्या होता है? रात में सनलाइट नहीं रहेगा तो ऑन हो जाएगा, दिन में सनलाइट रहता तो वो ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। उसमें भी सोलर सेल लगा होता है, जो कि किससे चार्ज होगा? सनलाइट से चार्ज होता है आपका। तो चार्ज हो गया पूरे दिन, रात को पूरे रात अपना यूज हो गया, फिर सुबह सनलाइट आ गया, सनलाइट से ऑटोमेटिक वो बंद हो गया, फिर रात भर अपना, दिन भर अपना चार्ज होते रहता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि कोई लगता है ना कि हमारे कॉलोनी में जो लाइट ऑन हो रहा है, इस लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कोई इंसान आता है, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, वो LDR का यूज करते हैं, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल का, और सोलर सेल इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, तो अपना सनलाइट से चार्ज होता है। ठीक है, ये था आपका रेजिस्टेंस का पार्ट। इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ रेजिस्टेंस तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंडक्टर और कैपेसिटर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टर कैपेसिटर कंप्लीट करके फिर जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लेक्चर को बाइंड अप करने से पहले मैं एक बार लेक्चर को रिकॉल करा दे रही हूँ, क्योंकि आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उतना लिखे हुए चीज को याद रखना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सुनने का, सुनोगे जितना उतना आपको याद रहेगा। तो मैं जल्दी से फटाफट रिकॉल करवा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट में बस सिर्फ आपसे एक चीज याद रखना, एक्टिव का क्या मतलब होता है। कोई भी इंसान एक्टिव कौन होता है, जिसके पास एनर्जी होता है। बहुत सारे इंसान को देखोगे वो एक्टिव नहीं है, यानी कि उसके पास एनर्जी नहीं है ना उतनी एक्टिव होने की। ठीक है, एक्टिव इंसान वो होता है जिसके पास एनर्जी होता है। तो जो एनर्जी है जिसके पास, जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, दूसरे को अपना एनर्जी दे सकता है, वो क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है। अगर आप एक्टिव याद रख लिए तो पैसिव आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि पैसिव क्या होता है। पैसिव एलिमेंट क्या होगा, जो दूसरे के एनर्जी को यूज करेगा, उसके पास खुद अपना एनर्जी नहीं होगा, दूसरे के एनर्जी को यूज करके अपना वर्क प्रोसीजर को कंप्लीट करता है, वो क्या होता है, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे हो गया वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ये सब क्या होगा, बैटरी, यूपीएस, ये सब क्या होता है आपका एक्टिव एलिमेंट में आता है। पैसिव एलिमेंट हो गया जैसे ट्यूबलाइट हो गया, फैन, ये सब क्या है, पैसिव एलिमेंट में आ गया। ट्रांसफार्मर के बारे में मैं पैसिव एलिमेंट में बता ही दी थी पहले कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करने का काम करता है, ना कि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ हमेशा एनर्जी को ना सेव करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है ना पावर हाउस से हमारे होम तक सप्लाई पहुंचने में कॉस्ट भी बहुत लगता है, अब बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो हमारे यहाँ तक पहुँचता है पहले ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, बहुत बड़े बड़े लोड वाले टावर पे उस पे ट्रांसफार्मर पे जाता है, फिर उसे कई जगह ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसफर होते होते हमारे होम सप्लाई में आती है। होम सप्लाई में आने के लिए उसको कई बार वोल्टेज को चेंज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, स्टेप अप करना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है, एसी को डीसी में चेंज करना पड़ता है। रास्ते में कई जगह ऐसा होता है कि डीसी से एसी चेंज करते हैं, एसी से डीसी चेंज करते हैं, दोनों को प्रोसीजर जो है ना चेंज करने वाला बहुत लंबा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं हुआ कि एसी है उठा के डाल दिया डीसी बन गया, ऐसा नहीं होता है। और डीसी है, डीसी को उठा कर डाल दो एसी बन जाता है, ऐसा नहीं है। एसी को डीसी में, डीसी से एसी चेंज करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। आप अगर इलेक्ट्रिकल से पढ़ोगे या इलेक्ट्रॉनिक से भी आगे पढ़ोगे ना आप, तो एक सब्जेक्ट होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। अभी आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पैसे तो होता ही होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा होगा तो आप ये मत समझना कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लाइमेट का इफेक्ट, जैसे क्लाइमेट में हो गया आपको प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। ठीक है, बड़े बड़े टरबाइन लगे रहते हैं, कॉस्टली होता है, इसलिए एनर्जी को सेव करना चाहिए हमें हमेशा, बिना मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेव करना चाहिए लाइट को। तो ये वाला गलतफहमी भी दूर हो गया एक्टिव कंपोनेंट में कि ट्रांसफार्मर है पैसिव एलिमेंट में, वो ट्रांसफर करने का काम करता है, उसके पास एनर्जी स्टोर करने के लिए नहीं होता, वो हमारे होम सप्लाई में देता है, बस ट्रांसफर करता है, उसके पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लिए रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पढ़ना है, रजिस्टर के टाइप्स पढ़ लिए, कार्बन फिल्म रजिस्टर पढ़ लिए, मेटल फिल्म रजिस्टर पढ़ लिए, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर पढ़ लिए, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। कार्बन फिल्म रजिस्टर में क्या पढ़े हैं आप, इसमें क्या होगा, रजिस्टिव मटेरियल के लिए कार्बन को यूज किया जाता है। ठीक है, मेटल फिल्म रजिस्टर में रजिस्टिव मटेरियल के लिए क्या यूज होगा, मेटल यूज होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब वेरी होता है एक रेंज में। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में क्या पढ़ते हैं, कार्बन तो है ही, कंपोजिशन का मतलब होता है कुछ और भी चाहिए, उसके लिए जो नेक्स्ट मटेरियल लेते हैं वो क्या लेते हैं, क्ले लेते हैं। ठीक है, एलडीआर आ गया आपका। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना था, ये सब चीज आपका रिकॉल करा दिए आज का लेक्चर। ठीक है, हर लेक्चर में हम ऐसे ही पढ़ाया करेंगे, और हर लेक्चर का मेरा यही मोटो होता है, मतलब मेन मकसद रहेगा कि जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो गया, एक यूनिट कंप्लीट के लिए आपको एक डाउट सेशन रखा जाएगा। डाउट सेशन में आपको जो भी पूरे यूनिट पढ़ लेना, जो भी आपको डाउट होगा अपना टिक मार्क करके रखना, उसमें डाउट डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो गया, उस यूनिट से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने फ्रेम हो रहे हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने फ्रेम हो रहे हैं, 2.5 मार्क्स
क्वेश्चन 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन के फ्रेमिंग कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये पहले बार FEE का पेपर होगा, आप लोगों को पता भी नहीं होगा ना कि कैसे, आप लोगों को क्या किसी को भी नहीं पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन निकलता है। तो मैं पूरी यूनिट को एनालिसिस करके 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन बनेगा, वो 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन को इकट्ठा कर लेंगे। उसके आंसर्स भी 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही, PPT में मिल जाएगा। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे उसके ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, किसका क्या आंसर आएगा, कैसे फ्रेमिंग होगा, वो हम साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे यूनिट के लास्ट में। ऐसा नहीं कि पूरे 6 यूनिट कंप्लीट कराने के बाद फिर यूनिट 1 से 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन करेक्ट करें, तब तक में आप क्या होगा, आप यूनिट का कंटेंट ही भूल जाओगे। जब यूनिट का कंटेंट भूल जाओगे तो फिर पढ़ा के ही मैं क्या कर लूंगी, कोई फायदा ही नहीं होगा। यूनिट का कंटेंट इसमें क्या पढ़े सब भूल जाएंगे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन होगा ना साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो याद रखने की कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और याद भी रहेगा। आपको वेट भी नहीं करोगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। वेटिंग रहता है ना आप लोगों को बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वेट तो इसी चीज का करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं साथ के साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देती चलूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी ना समझाने में या लैंग्वेज प्रॉब्लम तो बता देना जरूर, क्योंकि आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम रिमूव कर लेंगे। और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा वीडियो को, लेकिन वीडियो स्किप करके मत पढ़िएगा, पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, बुक की लैंग्वेज यूज नहीं करी हूँ मैं, खुद के लैंग्वेज में ये नोट्स है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, बुक वाली लैंग्वेज नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक की लैंग्वेज अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो इससे बेटर तो आप बुक ही पढ़ लेते, फिर इस PPT का क्या फायदा हुआ, अब मेरे पढ़ाने का भी क्या फायदा। इससे अच्छा तो आप बुक पढ़ लेते, तो बुक का लैंग्वेज नहीं डाले, क्योंकि बुक की लैंग्वेज आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास को सुनने के लिए।